Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the Ode on Aggression Earned by the John Keats. John Keats, first of all, I will give you the introduction of this poet. And John Keats was the romantic poet, and he was the youngest one in all the romantics in English literature. He was the master of negative capability, and he was the founder of this technique in the imagination. जैसे कि आपको पता है कि रोमांटिक्स का हासा रहा है लव फॉर द नेचर, लव फॉर द ब्यूटी, ठीक है, सब्जेक्टिविटी रहा है, इमेजिनेशन रहा है, इंट्यूशन रहा है, इनसाइट रहा है, और इसके अलावा बियॉन्ड द ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से अबव जाके सुपर नेचुरल जैसे एलिमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए अपनी इमेजिनेशन एबिलिटी। इन्होंने अपनी इमेजिनेशन एबिलिटी के अंदर 3 टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई जब वो पोइट्री करते थे। फर्स्ट वन वाज द नेगेटिव कैपेबिलिटी, सेकंड वन वाज द सेंसुअसनेस, थर्ड वन इज द हेलेनिज्म। हेलेनिज्म ऐसा एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट काफ़ी और रोमांटिक पोइट्स में भी पाया जाता है, लेकिन किट्स वाज द पर्सन हु वाज अ ग्रेट लवर ऑफ द ग्रीक्स। और यही वजह है कि उनकी पोइट्री में हेलेनिस्टिक एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। हेलेनिस्टिक एलिमेंट्स में इनका कल्चर, इनका इनका फाइन आर्ट्स जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर, इनकी आर्किटेक्चर है, म्यूज़िक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ग्रेट इंस्पिरेशन थी किड्स के लिए। और यही वजह से इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर इस्तेमाल किया। और जो हेलेनिस्टिक कल्चर है फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी के अंदर इट वाज वेरी फेमस। सेकंड जो चीज़ थी सेंचुअसनेस जो थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई एक टेक्निक इमेजिनेशन के अंदर ही, जिसमें सेंसेस इन्वॉल्व थे, जिसमें हेयरिंग, टच, स्मेल जैसी, और सम टाइम कोल्डनेस और हॉटनेस जैसे एलिमेंट जो थे वो इनकी इस टेक्निक इमेजिनेशन टेक्निक के अंदर उन्होंने पोइट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। यही वजह है कि इस ऑड ऑन एग्रेशन बेसिकली इट वाज जस्ट लाइक अ सॉन्ग, और इसमें उन्होंने इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी व्हाट इज़ मेंट बाय द लाइफ एंड द आर्ट। लाइफ क्या है, आर्ट क्या है, ब्यूटी क्या है, ट्रुथ क्या है। बेसिकली ये इसका थीम जो है ऑड ऑन एग्रेशन अर्न वाज द ट्रांसेंड नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मॉर्टल हैं ह्यूमन बींग्स, एवरीथिंग इज़ नॉट परमानेंट। सो दो चीज़ें पैराडॉक्सली इनकी इस जो है सॉन्ग के अंदर चलेंगी। एक होगा आर्ट वर्सेस लाइफ, और दूसरा जो है परमानेंट इम्परमानेंट और इस लाइफ एंड द डेथ। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं इस सारी पोम के अंदर बार बार डिस्कस होंगे। नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे से मैं बताना चाहूँगी। नेगेटिव कैपेबिलिटी एक ऐसी परसेप्शन को कहा जाता है व्हेन यू विल ऑब्जर्व द थिंग्स, सिचुएशन या ऑब्जेक्ट, कोई भी। फॉर एग्जांपल ये जो अर्न है इसको जब वो ले रहे हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी के हवाले से, देर विल बी नो नॉलेज, नो परसेप्शन, ज़ीरो परसेप्शन के से आपने स्टार्ट करना है और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट से अवॉइड करना है। क्योंकि किड्स के नज़दीक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इमेजिनेशन के अंदर बहुत सी आप एम्बिग्विटी और डाउट्स जो आम रैशनल माइंड इस्तेमाल करता है, इनसे ऊपर जाके आपको उस लेवल तक जाना पड़ता है जहाँ जो सर्टेनिटीज़ होती हैं कहीं दूर रह जाती हैं, और डाउट्स, एम्बिग्विटीज़ वगैरह वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को ज़ीरो किया जाता है। सो ये तीनों टेक्निक्स आपको इसमें मिलेंगी। किड्स जो था 25 ईयर्स में इसकी डेथ हुई ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। 14 ईयर्स में ये ऑर्फन हो गया। फिर इसके बाद हिज मदर वाज आल्सो डाइड ड्यू टू द ट्यूबरक्लोसिस, उसके अंकल भी। सो आल्सो ही हैड टू बियर द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज कंटेम्पररीज। सो ये ऐसा टाइम था, ही बेयर्ड अ पावर्टी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो सफरिंग और मिजरी से मिलकर बनी है, लेकिन उनके आप अगर उनकी पोइट्री को एनालिसिस करें, यू विल अनएबल टू फाइंड सच काइंड ऑफ पेन, और इस किस्म की जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। ऑल दो कि उनकी जो लवर थी फैनी ब्राउन, उसने भी छोड़ दिया, और लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने पेश किए हैं, लेकिन एक आम मेलनकली उनके स्टाइल के अंदर नज़र नहीं आती। लेकिन आप डीपली जब उनको ऑब्जर्व करते हो तो इनमें सारे एलिमेंट्स आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। और बेसिकली ये रियलिस्टिक होना भी, जो रोमांटिक्स थे जितने भी पोइट थे वो रियलिस्टिक एलिमेंट्स को भी यूज़ करते थे। जैसे कि लॉर्ड बायरन जो था ब्यूटी के साथ जो था रियल लाइफ को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को कंबाइन करता था। इसी तरीके से जो किड्स थे ब्यूटी और जो ट्रुथ है इन दोनों को कंबाइन करते हैं। अगर इसी तरीके से अगर मैं इस पोम के हवाले से देखूं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसकी टोन, इसका स्ट्रक्चर, इसके स्टाइल के हवाले से कि
5 स्टेंजा है और हर जो स्टेंजा है वो 8 लाइनों पर मुश्तमिल है। एंजाइमेंट स्टाइल है, आइडिया रन ऑन लाइन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। और इसी तरीके से हाँ, आपको इसमें जो एम्बिक पेंटामीटर का जो है स्ट्रक्चर मिलेगा, और रिदम इसकी ए बी राइम के मुताबिक है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम इस सॉन्ग के अंदर और ओनाग्रेशन अर्न के अंदर हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत से पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया, सिंबलिज्म का, एलिट्रेशंस थी, एनाफोरा का इस्तेमाल किया, जो सेंचुअसनेस जो थी उनकी टेक्निक, उसको इसी तरह पैराडॉक्स, आर्ट वर्सेस लाइफ, परमानेंट वर्सेस इम्परमानेंट जैसे कॉन्सेप्ट थे। अपोस्ट्रोफी जब वो एड्रेस कर रहे थे डायरेक्ट, उस टाइम भी इस किस्म की लाइंस का उन्होंने आगाज़ किया। बेसिकली उनके बारे में कहा जाता है किड्स हैड नो रिलीजन, ही वॉज, और कुछ लोग उनको कहते थे किड्स वॉज द ग्रीक। कुछ लोग ऐसा भी, पी बी शैली जैसे ग्रेट जो पोइट थे वो भी उनके बारे में ये कहते थे कि उनके अंदर ग्रीक और हेलेनिस्टिक एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनमें ग्रीक्स वाले जो सारे एलिमेंट थे वो सारे पाए जाते थे। और यही वजह से उनकी फेमस कोटेशन ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरीके से एक इनके बारे में ये है कि किड्स इज़ द ट्रू रोमांटिक इन ऑल द एस्पेक्ट। अगर हम इनकी पहली ओड के पहले जो स्टैंजा उसको देखें तो हम देखें, दो स्टिल अनरेविश ब्राइड ऑफ द क्वाइटनेस, दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ द साइलेंस एंड द स्लो टाइम, सेल्वियन हिस्टेरियन हु कास्ट दस एक्सप्रेस। वो कहते हैं वो जब लंदन में उन्होंने म्यूज़ियम को विज़िट किया और वहाँ उन्हें एक अर्न नज़र आया, तो उस अर्न को देख के उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी के टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में जो कुछ उसके आर्टिस्ट ने वहाँ पे उसकी कुंदाकारी की हुई थी, उसको खूबसूरत बनाया हुआ था अपने आर्ट के थ्रू, जो उसके अटर्निटी प्रोवाइड की हुई थी, वो सारी की सारी उन्होंने डिस्क्राइब की। कहते ए अर्न, तुम्हारी मिसाल बिल्कुल एक ऐसी वर्जन ब्राइड की सी है जिसे अब तक उसके शोहर ने छुआ नहीं, और तुम्हारी मिसाल उस बच्चे की जैसी है जिसे पाला गया है टाइम और खामोशी ने। इसी तरह वो कहते हैं तुम्हारी ये जो सारा सीन है, जो सारा अर्न के ऊपर सारा कुंदाकारी की हुई है, जिसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे पाइप्स एंड टिम्ब्रल हैं, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं। तो वो कहता है कि ये सारी मंजर कुशी जो की है, ऐसा लगता है कि सेल्विन जो हिस्टोरियन था उसने बड़ी ही ज़बरदस्त सीन जो है जंगल के अंदर एक क्रिएट किया हुआ है, और उसके अंदर ये सारी जो शेप्स और ये सारा कुछ बनाया गया है। और ऐसा लग रहा है कि जो सॉन्ग है व्हाट लीव फ्रेंच लेजेंड हॉन्ट अबाउट दैट शेप, और इस स्टोरी के ख़ास शक्ल दी गई है। उसने जो एक ख़ास शक्ल दी है और इसमें मुख्तलिफ़ किरदारों को बहुत ज़्यादा नुमाया किया गया है, चाहे वो देवता हैं चाहे आदमी हैं, ये बोथ हैं इन टेम्पी और डाइल्स ऑफ आर्केडी। इसके अलावा बहुत सी ग्रीक वैली की यहाँ उन्होंने जिक्र किया है, टेम्पी वैली है, इस तरह आर्केडी जो रीजन है, पीसफुल रीजन है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। डेल्स भी जो है वो भी वैलीज़ी को कहा जाता है। वो कहते हैं इस पे इसने आर्टिस्ट ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में आदमियों को और देवताओं को उस पर उभारा है, और क्या ही खूबसूरत औरतें हैं, और व्हाट मैड परस्यूट, और किस तरह वो पागलों की तरह औरतों के पीछे भाग रहे हैं, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और वो हाथ नहीं आ रहे, उस ग्रैप्स नहीं कर पा रहे उन औरतों को, व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। तो क्या ही मस्ती और क्या विजदान में पूरा का पूरा माहौल बंद है। Heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, therefore ये sweet pipes play on। वो कहता है कि अगर ऑल्दो कि जब मौसीकी बज रही होती है वो बहुत ही दिलकश मंजर पेश कर रही होती है, सुनने वालों को एक सरूर दे रही होती है, तो कहता है कि जब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं फिज़िकली चीज़ें मौजूद हों तो तभी उसको महसूस कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी मौसीकी होती है जो आपका एहसास महसूस करता है, ठीक है, आपके कानों ने वो मौसीकी नहीं सुनी हुई होती। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आप खामोशी की हालत में बैठे हुए होते हैं एंड यू आर इन योर ओन इमेजिनेशन, ठीक है, आप एक अपने सेंचुअसनेस में डूबे हुए हैं, आपके एहसासात, आपकी हिसिंग जो सेंसेस एबिलिटी है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को महसूस कर रही है जो कि फिजिकली जो लोग प्रेजेंट है आपके साथ बैठे हुए महसूस नहीं कर पाते। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। तो कहते हैं ये मौसीकी वो सिर्फ वही सुन सकता है जो इसके साथ अटैच है, जिसका इनसाइट या विजदान या इंट्यूशन उसका साथ दे रहा है, नॉट द सेंचुअल एयर बट मोर इंडेड। और वह इतनी खूबसूरत मौसीकी, दिलफरेब और मधुर किस्म की मौसीकी है, दिलकश के बहुत ही प्यारी महसूस हो रही है। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नोट टून। कहते हैं कि जब वो पाइप्स के अंदर से बांसुरी के अंदर से जो उसकी
से आवाज़ें निकल रही हैं, जो सुर निकल रहे हैं, डिटीज ऑफ नो टून फेयर यूथ, कहते हैं उससे भी ज़्यादा जो है उसका मुकाबला जो है, जो मुझे महसूस हो रहे हैं सुर, और जो चीज़ें महसूस हो रही हैं, वो जो चीज़ें हैं उनसे भी ज़्यादा दिल फरेब हैं। बीनीथ द ट्रीज दो कांस्ट नॉट लीव, और फिर दरख्तों के नीचे जो है जो नौजवान हैं, और दे कांट स्लीप, और जो जा नहीं सकते, द सॉन्ग नोर कैन नेवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर, और ना ही ये, अब वहाँ पे उस अर्न के ऊपर दरख्त भी बने हुए हैं, दरख्त बने हुए हैं, और वो कहते हैं कि वो जो दरख्त हैं कभी भी झड़ेंगे नहीं, उन पर जो खजा का मौसम नहीं आएगा उनके पत्ते नहीं गिरेंगे, जो सॉन्ग है वो हमेशा वैसे का वैसे ही बजता रहेगा, और उसकी जो आवाज़ और उसके जो सुर हैं उससे भी ज़्यादा दिल फरेब होंगे जो किसी बांसुरी में से निकलते हैं। और क्या ही बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस दो किस, और ऐसा है जो लड़के भाग रहे हैं लड़कियों के पीछे, वो वैसे के वैसे ही मंजर रहेगा, और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑल्दो कि उनका जो दो विनिंग नियर द गोल गेट, और ऑल्दो कि वो अपने जो उन्होंने मकसद हासिल करना है उसके करीब करीब हैं, कि लड़का और लड़की जो एक दूसरे के करीब करीब हैं, और लड़के किस करने की कोशिश कर रहे हैं लड़कियों को, लेकिन ऐसा अ, मंजर में सब कुछ जो है बिल्कुल फ्रोजन हो गया है, जम गया है, कि करीब गोल के आकर भी वो किस नहीं कर पाते। तो सो आर्टिस्ट ने एक मुकम्मल जो है बड़ी खूबसूरती के साथ अपने आर्ट का इजहार किया है, और उस सारे सीन को उसने अटर्नल बना दिया, नॉट ग्रीव। और ये कहता है कि इसमें जो है तुम्हें दुख ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, उन लवर को वो कहते हैं शी कैन नॉट फेड दो दो हेज नो दी ब्लिस। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि लाइफ कितनी टेम्परेरी है, लाइफ कितनी इम्पर्मानेंट है, कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मॉर्टल्स हैं, और ह्यूमन बीइंग्स के साथ मसला ये है कि उन्हें चाइल्डहुड होता है, यूथ होती है, ओल्ड एज होता है, और उसके बाद डेथ। दीज आर द सीजनल, एक सीजनल साइकिल चल रही होती है, स्प्रिंग ऑटम और इसी तरह विंटर समर वगैरह। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मॉर्टल हैं, एक के बाद एक आती हैं, चेंजेस आते हैं, और ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह रोटेट करी। लेकिन कहते हैं तुम्हें जो है आर्टिस्ट ने अटर्नल बना दिया, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जो लवर हैं शी विल बिकम अगली और ओल्ड, वो हमेशा ब्यूटीफुल और फेयर ही रहेगी। फॉर एवर विल डो लव एंड शी बी फेयर। ए हैप्पी हैप्पी थो दो हैप ए हैप्पी हैप्पी bows that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu। और वो कहते हैं तुम्हारी जो टहनी है वो हमेशा सरसब्ज रहेंगी, जो दरख्त उस पर उभारे गए वो सारे के सारे सरसब्ज रहेंगे, तुम पर बहार का मौसम, न्यू लाइफ जो है हमेशा, क्योंकि स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ द फर्टैलिटी का एलिमेंट होता है, न्यू लाइफ का होता है। तो कहते हैं कि हमेशा जो है तुम पर स्प्रिंग रहेगी, तुम्हारे बाउस जो हैं जो टहनी हैं वो ऐसे ही सब्ज सरसब्ज ही रहेंगी, और तुम्हारे पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। और एडियो होते इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स बाय बाय। तो कहते हो तुम कभी भी स्प्रिंग को बाय बाय नहीं कह सकोगे, क्योंकि रीज़न इज़ दैट तुम्हें जो आर्टिस्ट है उसने जो है एक अटर्निटी प्रोवाइड की है। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स, फॉर एवर न्यू, मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी, हर तरफ जो है, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर जो बांसुरी से जैसे मौसीकी निकल रही है, सॉन्ग्स निकल रहे हैं, और एक ऐसा बंदा जो बांसुरी बजा रहा है, लवर फॉर एग्जांपल, तो वो खुश है और खुश ही रहेगा, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आएगा, वो ओल्ड एज की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, और उसका जो सीन है वो फेंट भी नहीं होगा, चीज़ें मंजर वैसे की वैसे ही रहेंगे आर्ट की वजह से। यहाँ पे वो जो थीम डिस्कस कर रहे हैं वो अटर्नल आर्ट के हवाले से। ठीक है, और वो ये कहते हैं फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी इंजॉयड, और ये जो मंजर है तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारा प्यार है, वो हमेशा जो है अबदियत रखेगा, और तुम इसे इंजॉय करते रहोगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव। कहते हैं कि ह्यूमन बींग जो है दे आर मोर्टल, हर चीज़ जो है वो टेम्परेरी है, और उन्होंने चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज और फिर डेथ की तरफ जाना है। और इस इवन के जो खूबसूरत औरतें हैं दे हैव टू मूव टूवर्ड्स द ओल्ड एज, अगली बन जाती हैं, और ये सारी चीज़ें हम मोर्टल लोगों के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है ऐसा, तुम हर किस्म के पैशन और एक्साइटमेंट से अबव हो। ठीक है, और रीज़न कि तुम्हारा जो लव है सबसे ऊंचा है। ये वो कहते हैं कि ये जो पैशन और एक्साइटमेंट होते हैं समटाइम जो होते हैं आप उससे टाइड अप हो जाते हो, एग्जॉस्टेड हो जाते हो, फटीक का शिकार हो जाते हो, कंटिन्यूसली आप एक चीज़ कर रहे होते हो, तो जो ह्यूमन बींग्स है वो टाइड अप हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा जो लव है इन सब चीज़ों से मुबर्रा है, तुम ऊपर हो इन सब चीज़ों, क्योंकि वो तुम एक आर्टिस्ट की एक आर्टिस्ट का मास्टर पीस हो, दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोरोफुल क्लाउड, बर्निंग फोरहेड एंड पार्चिंग टंग।
वो कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें, ये दुखों, इन परेशानियों को, ये जो आती हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के साथ एफिलिएट, वो बता रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ सफरिंग को अटैच कर दी है, क्योंकि आपको पता है कि सफरिंग इज़ द इंसेपरेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। आप सफरिंग को, मिजरी को, पेन को, मेलनकली को, डिसइल्यूजनमेंट्स जैसे एलिमेंट्स होते हैं, कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। और लेकिन जब एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को क्रिएट कर रहा होता है तो वो सब चीज़ों को इस तरीके से, वो सारा मंजर तो पेश हो रहा था लेकिन उसके अंदर जो होता है लाइफ नहीं होती। तो लाइफ ना होने की वजह से ना ही पैशन होते हैं, ना वो एक एग्जॉस्टेड होने वाला एलिमेंट होता है, ना फटीक का एहसास होता है। तो सब एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्ट एंड एटर्नल। अ बर्निंग फोरहेड एंड पार्चिंग, कहता है बिल्कुल इसी तरह तुम थकोगे नहीं। जैसे कि कभी किसी को बुखार हो जाए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए तो उसका जो माथा है वो जलने लग जाता है और उसकी जो ज़बान है वो जो है प्यास से सूख जाती है। तुम इस किस्म के पैशन, इस किस्म की इमोशन से मुबर्रा हो। Who are these coming to the sacrifice to what green altar, O mysterious priest? Let us, though that heifer lowing at the skies and all her silken flanks with a garland dressed. वो कहता है कि देखो ये क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं सेक्रीफाइस करने, कुर्बानगाह की तरफ क्या सेक्रीफाइस करने के लिए लेके जा रहे हैं। दरअसल ये गाय को लेके जा रहे हैं, एक ऐसी गाय जिसके लेग्स को और इसकी बॉडी को जो है डेकोरेट किया गया है, फूलों के साथ किया गया है, और इसी तरह रेशमी मलबूसात के साथ उसे खूबसूरती से सजा कर ले जाया जा रहा है कुर्बानगाह की तरफ। और कह वो एक्चुअली उस जो प्रिस्ट होता है, उस मिस्टीरियस जो प्रिस्ट होता है, पादरी, उसको मुखातिब करते हुए कहता है, व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और द सी शोर ऑन टेम बिल्ड विद अ पीसफुल सिटीडल। वो कहता है कि अब उस जो है उस कस्बे के अंदर जो कि रिवर या जो समुंदर या दरिया के करीब है, अब कोई भी नहीं होगा। अब क्योंकि ये सारे के सारे लोग तो कुर्बानगाह की तरफ जा रहे हैं, और एक फोर्ट है, एक पीसफुल सा फोर्ट है जो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बना हुआ है। इस एम्प्टी ऑफ द फोक दिस पोएस मॉन्ट, और इस कहता है कि इस जो है मुकद्दस जो है रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, जो रवायत है, रस्म है, इसको परफॉर्म करने की वजह से जो सारा का सारा वो कस्बा खाली हो गया है। अब कोई भी नहीं है जो हमें बता सके। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक, पूरा के पूरा खाली हो गया लोगों से कस्बा, क्योंकि वो सब के सब जो है उस रस्म को परफॉर्म करने के लिए जा चुके हैं। एंड द लिटिल टाउन दी स्ट्रीट फॉर evermore will silent be, and not the soul to tell why thou art desolate can ever return। वो कहता है कि जो गलियां वीरान हो चुकी हैं, हर तरफ जो खामोशी ही खामोशी है, और कोई भी बताने वाली रूह नहीं है जो बताए why thou art desolate, कि आर्ट कैन एवर रिटर्न, कि कोई वापस भी आएगा। ठीक है, कुछ भी हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि बेसिकली सब के सब जो हैं वो जा चुके हैं उस साइड पे। ये दरअसल वो जो ग्रीक लैंड है उसके हवाले ही से मुख्तलिफ चीज़ें, जो सिटिडल हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जो माउंटेन एरियाज़ हैं, उन सब को डिफ़ाइन कर रहा है उनकी पोइट्री में। जो जो उसका लाइफ एक्सपीरियंस था उसने उसको यूटिलाइज़ किया, और सारे मंजर जो पेस्टोरल लैंड है उसको डिफ़ाइन करता है। वो कहता है कि ओ ओ आर्टिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड द मेडन ओवर रोट। वो कहता है कि ए एथन वालो, एटिक होता है बहुत बुलंदा बाला जो खाने होते हैं, मतलब जो बेसिकली जो एथन इज़ द कैपिटल ऑफ द ग्रीस। ग्रीक जो है, ग्रीक लोग जो हैं वो बिल्डअप करते थे बहुत ऊंचे ऊंचे महल, जो अक्सर दुनिया भर से जो लोग हैं वहाँ ग्रीस जाते हैं, और वहाँ जाके बग़ैर फाउंडेशन के, जो बग़ैर बुनियादों के जो महल तामीर किए ऊंचे ऊंचे, उनको देखने के लिए। दे आर द एंशियंट बिल्डिंग्स, और एंशियंट जो टाइम के जो किंग्स और जो उनके गॉड्स और जो भी थे, उन्होंने दे बिल्ड अप। सो दीज आर द मास्टर पीस, और मोन्यूमेंट्स में कंसिडर करते हैं। तो उसी वजह से, उसी हवाले से उन सारी चीज़ों को अपने जेहन में लाते हुए कहता है कि ए एथन वालो बी विद ब्रीड ऑफ मार्बल, कि तुम्हारे ऊपर वो जो पूरा अर्न है, वो अर्न को कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो मार्बल पत्थरों के बने हुए जो मर्द और औरतें हैं वो हमेशा महफूज रहेंगे विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रूडन वीड। और इसी तरीके से वो उसने जो ग्रीस का एक लैंड
क्रिएट किया अर्न के ऊपर, उसके जो जंगल हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं, और वो घास जिस पर वो लोग चल रहे थे, मर्द और औरतें चल रहे थे, रोंदी हुई घास, वो वैसे के वैसे ही मौजूद रहेंगे मंजर के अंदर। दो साइलेंट फॉर्म, अगरचे के खामोश होंगे, दो स्टीज अस आउट ऑफ द दो, कहते हैं तुम मुझे अपनी थॉ और हम अपनी चैलेंजेस और अपनी थॉट से परेशान मत करो। क्योंकि वो कहता है कि बेसिकली यहाँ पे एक बात याद रखें, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मंजर कशी तो कर रही हैं, लेकिन इसमें ना थॉट्स हैं ना चैलेंजेस हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग के साथ है, पैशंस हैं, ये सारी किस्से हैं। तो कहते हैं तुम सब कुछ साइलेंट फॉर्म में है, दोस्त टीज अस आउट ऑफ द दो एज डो एटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल। कहते हैं तुम हर चीज़ तो तुम मुझे थॉट्स तो दे रहे हो, तुम मुझे सोचने पर मजबूर तो कर रहे हो, सारी चीज़ें बहुत से क्वेश्चंस मेरे जहन में अराइज कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो मंजर है वो सारा सारा अबदियत पर हमेशा कायम रहेगा। कोल्ड पेस्टोरल एक ऐसा लैंड जो सरसब्ज है, लेकिन कोल्ड का वर्ड उसने यहाँ पे सिंबल के तौर पे डेथ डिके के एलिमेंट में इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि सारा मंजर लैंड, ट्रूडन वीड्स और इसी तरह ब्रांचेस, सब चीज़ें, एथन का जो पूरा मंजर है वो सारा का सारा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक आर्टिस्ट ने उसे अपने आर्ट के ज़रिए अबदियत से नवाजा है। व्हेन ओल्ड एज शैल इस जनरेशन वेस्ट दो शैल रिमेन इन द मिडस्ट ऑफ द वो कहता है कि ऐसा होगा हम इंसानों के साथ, लेकिन ऐसा होगा तुम्हारा तो सीन वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन हमारे साथ हम क्या हो गए, यूथ से हम ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, डेथ की चले जाएंगे और हम खत्म हो जाएंगे। एक नई जनरेशन आएगी और फिर तुम अपनी जगह पे कायम रहोगे, अर्न तुम मौजूद रहोगे म्यूजियम के अंदर, वो आएगा और तुम्हें देखेगा और तुम उसके साथ अपना नॉलेज शेयर करोगे। देन आर्ट्स अ फ्रेंड टू मैन, और तुम अपने दोस्त बना लोगे। टू हुम दो सेस्ट ब्यूटी इज द ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल। फिर तुम ये कहोगे कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, कि खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ब्यूटी इज ट्रूथ। जो क्योंकि जो ब्यूटी होती है इट्स रेलिवेंट टू द नेचर होती है, सो हमेशा जो नेचर होती है वही ट्रूथ होता है। तो वो कहता है कि वो चीज़ें हमेशा के हमेशा वैसे की वैसे ही रहेंगी, और यही हकीकत है कि तुम अपनी जगह पे कायम दायम रहोगे। यू नो ऑन द अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। और तुम उन लोगों को कहोगे, उन लोगों, हम तो जा चुके होंगे, मर चुके होंगे, इस दुनिया से सफ़े हस्ती से मिट चुके होंगे, लेकिन नए लोग आओगे, तुम नए लोगों को अपना दोस्त बनाओगे और तुम बताओगे कि तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर तुम उनके साथ शेयर करोगे एंड और तुम उनसे सवाल करोगे ऑल यू नीड टू नो, कि तुम्हें इन सब को समझना है। बेसिकली वो ये बार बार रियलाइज करवा रहे हैं ह्यूमन बींग्स, जिंदा जो लोग हैं उनके साथ पैशन होते हैं, थॉट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट जो होता है वो क्रिएट तो करता है मास्टरपीस, उसे अटर्नल जो है एक एस्पेक्ट तो दे देता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो पैशन से आ रही होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स होते हैं, सारे पैशंस, सारी फीलिंग, सारे इमोशंस जो होते हैं उसी के साथ अटैच होते हैं। इस तरह ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसने अपने किड्स ने अपनी जो पोम थी उसके अंदर डिस्कस किया। ये एक बेसिकली और जो होती है, और जो थी उस टाइम के अंदर जो ग्रीक लोग थे सिंग किया करते होते थे। सो क्योंकि जो था केट्स था, इसका ऑल द टाइम इसकी इंस्पिरेशन ग्रीक लोगों से थी, ग्रीस से थी। इवन ही डाइड इन द ग्रीस, ठीक है, एंड ही